जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, जो धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, मंदिर की सुरक्षा के नाम पर प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो केवल आस्था की बात करती है, केवल आस्था के साथ खिलवाड़ की बात करती है वो, और जिस आस्था के संरक्षक होने का दावा करती है उसी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया। तो ये दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं, ट्रस्ट के लोग भी जिम्मेदार हैं, और विश्व हिंदू परिषद और संघ जो दोनों संगठन की निगाह है और पूरा का पूरा नियंत्रण है इस ट्रस्ट के ऊपर, उनकी भी जिम्मेदारी है। जो निर्माण कार्य है उस निर्माण कार्य में 40% की कमीशनखोरी हो रही है। यह मुद्दा पूरी तरह से आस्था का है और इस विषय को कोई भी राजनीतिक दल, विपक्षी दल छोड़ेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उक्ति है 9 दिन चले 2.5 कोस। ये इसलिए कह रहा हूं कि हम 35 दिन होने जा रहे हैं राम मंदिर में जो दान डकैती, जिसका खुलासा पहली बार समाजवादी पार्टी की ओर से हुआ था। 7 जून का दिन था और आज हम 11 जुलाई को ये बात कर रहे हैं। तो यहां तो 35 दिन में कुछ भी नहीं चल पाई है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूरा का पूरा जो कुनबा है, कहीं से कहीं तक कुछ नजर नहीं आता। दावे बहुत हो रहे हैं, बातें बहुत हो रही है, लगातार बयानबाजी है। एक बयान कुछ आता है, दूसरा कुछ आता है। योगी जी अपने अलग राग है, उनका जो अपना एजेंडा है उसी को वो सेट क्यों कर रहे हैं। 2027 उनके सामने बहुत बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। वो क्या कुछ नहीं कह रहे हैं उस समाजवादी पार्टी के बारे में, तो एक तो वो भी मसला है। इसके अलावा नृपेंद्र मिश्र यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ऐसा माना जाता है, वे आते हैं, वे कुछ कह जाते हैं। पहले उन्होंने ही ये कहा था कि दान डकैती है, दान चोरी का मसला चल रहा था, डकैती उन्होंने कहा। और अब वे फिर अयोध्या पहुंचे हैं और आपको पता है अयोध्या वो ट्रस्ट की बैठक का हो जाना, वहां जो चंपत राय या जो जिनको कहीं टारगेट किया जा रहा है, उनका इस्तीफा उस ट्रस्ट से अब तक ना होना, केवल और केवल महासचिव पद से हटाया जाना। लेकिन यह है कि पीछे ना पीछे कहीं ना कहीं सारा नियंत्रण उन्हीं लोगों का है जिनके ऊपर कहीं आक्षेप आरोप हैं। अबे पहुंचे थे तो उन्होंने कलंक बता दिया है। साथ में उन्होंने कहीं ये भी कहा है, हम सभी बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं स्वयं को। अब ये सब क्या है, क्यों है, खेल क्या चल रहा है? क्योंकि साफ तौर पर है कि 2 धाराएं, एक तरफ मोदी शाह और ये सारा का सारा उनकी टीम है, इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस तरह की कहा तो जाता है दोनों सिक्के के एक पहलू हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बहुत कुछ अंदर चल रहा है। क्योंकि और भी घटनाक्रम देश में, तो यही सब बातचीत करने के लिए चलेंगे खास मेहमान जुड़ गए हैं सुनील शुक्ल जी। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत। सुनील सर, ये हो क्या रहा है? मैंने कहा कि उक्ति तो 9 दिन चले 2.5 कोस थी, यहाँ 35 दिन हो गए, खड़े वही हैं जो इस मसले पर, और ये सब बयानबाजी। अब नृपेंद्र मिश्रा पहुंचते हैं, वो कलंक कहें या फिर ये कहें कि हम सभी स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। खेल क्या है? संघ तो साफ तौर पर बचाने की कोशिश कर रहा था कि चंपत राय से ईमानदार कोई नहीं। कैसे डिकोड कर सकते हैं इसको? कीजिएगा प्लीज। अनम्यूट है आप। जी धन्यवाद संजीव जी। दरअसल चंपत राय को तो बचाने का काम नृपेंद्र मिश्रा भी कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने इस घटना को, इस चोरी को डकैती कहा, लेकिन यह भी कहा कि वो चंपत राय की निष्ठा के ऊपर कोई सवाल नहीं पैदा कर सकते। उनकी सादगी, उनका त्याग अप्रतिम है, कि तो नृपेंद्र मिश्रा ने भी कहा। अभी जो ये कह रहे हैं कि इसे सभी शर्मिंदा हैं या सभी को चोट पहुंची है, तो उसमें नृपेंद्र मिश्रा का नाम थोड़ी ले रहे हैं। 2 चीजें बहुत साफ हैं संजीव जी। एक तो संघ के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, संघ का नाम तक नहीं आएगा। संघ के लोगों ने कोई इस तरह की हेराफेरी की है, इसका उल्लेख तक नहीं होगा। और आप पूरा घटनाक्रम को देख लीजिए, कहीं भी किसी भी व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया जो संघ से जुड़ा हुआ हो। एक में क्या कहा गया कि नृपेंद्र मिश्रा ने चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, तो ये थोड़े कहा कि इस घटनाक्रम में शामिल होने के आरोप में उन्होंने इस्तीफा दिया, स्वेच्छा उन्होंने छोड़ दिया, यही कहा गया ना। जी। उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया?
किसी ने नहीं कहा कि इस घटनाक्रम के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके ऊपर आरोप लगे इसलिए इस्तीफा दिया, सुपरविजन में उनके स्तर पे कोई गड़बड़ी हुई इसलिए इस्तीफा दिया, जमीनों के खरीद फरोख्त पे जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उस आरोपों की जांच होने तक उन्होंने इस्तीफा दी। कोई किसी ने कोई इसी तरह का उल्लेख किया? अनिल मिश्रा के बारे में जो इस्तीफे की बात कही गई, किसी ने कहा क्या कि इस घटनाक्रम में कहीं से उनका नाम है इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा है? किसी ने नहीं कहा। गोपाल राव खुलेआम कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष जो गिरी जी ने जरूर कहा था कि उनकी जिम्मेदारी बनती थी, या जो बाकी इनके द्वारा भी कहा गया, चंपत राय जी द्वारा भी इंडिकेट किया गया कि वो उनको देखना चाहिए था। ये चीजें तो आ रही हैं। नहीं, ये आप कहीं चूक हुई होगी। चूक अनिल मिश्रा के स्तर पे हुई है, चूक चंपत राय के स्तर पे हुई है, बात कौन कर रहा है? ये देखना चाहिए था, सुनना चाहिए था, किसको देखना सुन, और आपको क्यों नहीं देखना सुनना चाहिए था? भाई कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो कोष आ रहा है वह कोष पूरी तरह से उनके कोष में जमा हो रहा है, ये कौन देखता? वो तो एक खुद कह रहे हैं, उन्होंने शुरुआत में कहा कि हमसे तो कोई मतलब ही नहीं था, हम तो कभी कभी मैं जाता था वहां और जो हमको बता दिया जाता था वो मैंने देख लिया, जो आय व्यय होता था उसको मैंने देख लिया। सवाल छोटा नहीं है ये, और यह बात केवल यही नहीं है कि दान में घपला हो गया, ये इसका आयाम बहुत बड़ा है। और इसकी शुरुआत मंदिर निर्माण की अगर आप बात करेंगे तो जमीन खरीदने की शुरुआत से होती है। मंदिर बन जाने के बाद जो दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं मंदिर के लिए, उस आय व्यय का भी हिसाब किताब देना है। जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, जो धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, मंदिर के सुरक्षा के नाम पर प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, ये सभी चीजें शामिल है। ये इनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? और नृपेंद्र मिश्रा जी तो मंदिर निर्माण समिति के संयोजक थे। मंदिर निर्माण के दौरान जो जमीनें खरीदी गई उन जमीनों की खरीद फरोख्त में अनियमितता के क्या आरोप लगे? ये कहा गया कि जो जमीनें कम कीमत की थी, यानी कम कीमत में वो खरीदी गई थी, थोड़े ही देर के बाद कई गुना ज्यादा कीमतों पे वो बेच दी गई, ये आरोप लगा। इसकी ये देखने की जिम्मेदारी किसकी थी? निर्माण समिति के लोगों का कोई काम नहीं था। और आप आगे चले आइए, दीनानाथ वर्मा जी जो है इंजीनियर हैं, वो भी संघ के पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संघ से प्रशिक्षित न हो, या संघ का स्वयं सेवक न रहा हो, या स्वयं सेवक संघ से सहानुभूति न रखता हो, या उसका समर्थक न हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है वहां। तो उस दीनानाथ वर्मा को भी संघ के लोग ले आए थे। उस दीनानाथ वर्मा ने क्या आरोप लगाया? जो निर्माण कार्य है उस निर्माण कार्य में 40% की कमीशनखोरी हो रही है, ये उनका आरोप है, हमारा। और क्या अगर निर्माण कार्यों में 40% कमीशनखोरी का आरोप है तो इसकी जवाबदेही नृपेंद्र मिश्रा पर नहीं बनती है? ये विषय है, चर्चा में है कि नहीं है? तो जमीन की खरीद से अब अगर हम बात करें ये 35 दिन का आउटकम क्या है? कुछ भी नहीं, शून्य है, नील है। नहीं, इसका आउटकम यह है कि लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। क्या आप 35 दिनों में यह उम्मीद कर रहे थे कि जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार उनकी पहचान हो जाएगी? इसलिए ये जांच बैठाई गई। एसआईटी किस बात के लिए बैठाई गई थी? एसआईटी से क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि उन लोगों की पहचान हो जाएगी जो लोग इस घटना के जिम्मेदार हैं? पूरा का पूरा प्रयास है कि जो संघ के लोग हैं उनको बचा लिया जाए। अगर आप ये सोचिए कि अगर नृपेंद्र मिश्रा का यह बयान है कि सभी लोग आहत हुए, संघ के स्वयंसेवक आहत हुए, छोटा महसूस कर रहे हैं, स्वयं को छोटा महसूस कर रहे हैं, छोटा महसूस कर रहे हैं, तो यह छोटा महसूस होने की प्रक्रिया बढ़ा दी जाएगी संघ के लोगों का नाम लेकर के। अब तो ये बात इस निरंतर से बात ये कही जा रही है ना कि संघ के लोग इसमें शामिल नहीं है। इसीलिए सर इसमें खेल क्या क्या है? योगी का खेल क्या है, मोदी का खेल क्या है, इनके खेल किस तरह से चल रहे हैं? और क्या अभी एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी 15 दिन में और 15 दिन में? दोनों के खेल यह है कि संघ के ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। दोनों का खेल यह है कि संघ के किसी पदाधिकारी को इस घटनाक्रम में शामिल नहीं किया जाना है। दोनों लोगों के खेल हैं कि कुछ छोटे मोटे लोगों को, जैसे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे ही कुछ लोगों के नाम आ जाएंगे, बैंक के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाएगी और इसको रफा दफा कर दिया जाएगा। अन्यथा अगर यह ट्रस्ट पैसे के हेरा फेरी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के प्रति इतना ही संकल्पित होता तो जमीन चोरी का आरोप 2020 में लगा था, 2021 में लगा था, 5 साल हो गए, किसी ने जांच की?
किसी ने जांच करने का प्रस्ताव किया? खंडन ही कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, गलत है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, कहा किसी ने? आप किसी भी आरोप की बात कर लीजिए, किसी भी आरोप को लेकर के संघ के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने कोई जवाबदेही स्वीकार की? आप याद कर लीजिए कि जब यह ताजा मामला आया था, जब यह दान पात्रों में लोगों के दान में की राशि में हेराफेरी करने का आरोप लगे थे, तो शुरुआती बयान क्या दिया था नृपेंद्र मिश्रा ने? कोई गड़बड़ी नहीं है। शुरुआती बयान क्या दिया था चंपत राय ने? कोई गड़बड़ी नहीं है, सब जांच करा ली गई है, सब ठीक ठाक है। अब आप बता रहे हैं कि जब दोबारा बैंक के साथ समझौता हो, उस समझौते में उनका दस्तखत नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता कि न रहा हो, तो बिना आपके सहमति के प्रक्रिया चलती क्यों रही? क्या 2 दिन चली हो प्रक्रिया, जो बिना आपकी जानकारी के दस्तखत जो एसओपी अपनाया गया था, तो महीनों महीनों चलती रही। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2024 में जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर आपका सिग्नेचर था, उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ उसमें आपका सिग्नेचर नहीं है, यानी कई महीने से चल रहा था वो, तो चलने दिया आपने। और अगर आपको ये जानकारी नहीं थी तो फिर किस बात के लिए आप महासचिव बने हुए हैं वहां? और दान पात्रों की गिनती और दान पात्रों में जमा धनराशि का बैंकों में जमा हो जाना, यह भी ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कर रहे थे आप? सुनील, हम लोग इस पे तो लगातार बात करते हैं, लेकिन अब इसके जो पॉलिटिकल रेपरकेशंस हैं, जो अभी 2027 का चुनाव है जिसके लिए पूरी तरीके से तेज हो चुकी है, गति पकड़ चुका है, जिस तरह जो आपको जमावटें करनी है, तो योगी आदित्यनाथ तो वही उस पिच पे जा रहे हैं। जो इधर समाजवादी पार्टी जो विरोध करी, तो वो तो सारी चीजें कि ये जो है वो हनुमानगढ़ी जो है वहां नमाज पाप किया समाजवादी पार्टी ने, वो कह रहे हैं कहीं की मंदिर का पैसा खाते थे, कब्रिस्तानों में लगाते थे, तो ये फिर किस तरह से, ये क्या मुद्दा बहुत जीवित बचना है कि अभी इसकी हत्या जैसे होती है आम तरीके से मुद्दों की बीजेपी करती है, वैसा कुछ हो जाना है? ना ये मुद्दा बीजेपी क्यों चाहेगी कि मुद्दा बना रहे? बीजेपी तो अपने हिसाब, जो आपने बयान दे बताया कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी, कब पढ़ी जाती थी भाई? हमको तो आजाद हिंदुस्तान में नहीं याद है, अपनी पैदाइश से मुझे नहीं याद है। ये बीजेपी का अपना नैरेटिव है। वो तो ताजमहल को भी बताते हैं कोई मंदिर है, वो तो उसका बाकायदे अभियान चलाते हैं, वो कोई इसका खंडन भी नहीं करता। वरिष्ठ पदाधिकारी या संघ के या विश्व हिंदू परिषद के या बीजेपी के, वो मना भी नहीं करते कि नहीं, इस तरह के अभियान नहीं चलने चाहिए, चल रहा है। तो बीजेपी किसी कीमत पर इस अभियान को, जो चंदा चोरी का मामला है अयोध्या में, इसको चाहेगी कि यह खत्म हो जाए। हाँ, मैंने वही हत्या कहा ना कि हत्या करना है इसकी, यही मैंने। हाँ, ये बिल्कुल, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। हो इसलिए नहीं पाएगा कि यह चंदा, यह दान के धनराशि में जो कथित रूप से हेराफेरी का आरोप है, वह लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, और विपक्ष के लोग इसको खत्म नहीं होने देंगे। विपक्ष के लोग लगातार ये बोलते रहेंगे इस विषय पर। यही नहीं, आए दिन वो बयान जारी करेंगे, अपने रैलियों में इसकी चर्चा करेंगे, हर जगह बोलेंगे वो। चुनाव में बड़ा इशू हो गया, बहुत बड़ा मुद्दा होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उस दौरान जितने भी राज्यों में चुनाव होगा उसे विपक्षी दल इसको मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो केवल आस्था की बात करती है, केवल आस्था के साथ खिलवाड़ की बात करती है वो। और जिस आस्था के संरक्षक होने का दावा करती है, उसी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया, उसमें किसी की जवाबदेही तय नहीं हो रही है। ये बात तो मुद्दा चलेगा ही चलेगा। विपक्ष इसको खत्म नहीं होने देगा, और लोग भी इसको खत्म नहीं होने देंगे। अगर जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों का राम जन्मभूमि के आंदोलन के मुद्दे को लेकर के दबाने की कोशिश की गई, लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। ये कहा गया कि आशा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसका समाधान होना चाहिए, इसका समाधान आप राजनीतिक तरीके से नहीं कर सकते थे, आप चुके, उसका फायदा बीजेपी ले गई। आज वही सवाल है, यह सवाल अपराध से ज्यादा और या धर्म से ज्यादा, माने अपराध और धर्म का मिला जुला मामला है। इसमें धर्म भी शामिल है और अपराध भी शामिल है। आपराधिक कृत्य से लोगों की धार्मिक आस्था का के साथ खिलवाड़ किया गया, और लोगों की धार्मिक आस्था अपराध की शिकार बन गई। बिल्कुल नहीं, अब सूचना ये आ रही है कि वहां जो है सीईओ चयन के लिए बैठक जो है वो प्रमोद कोहली जी जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी अगुवाई वाला 3 सदस्यीय दल शुरू कर रहा है। अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं ये प्रोग्राम होना है। अभी एसआईटी की रिपोर्ट की बात भी है, फिर एक बैठक 22 तारीख को ट्रस्ट की होनी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन इन सब के बीच में जो बाकी चीजें चल रही हैं,
जैसे मैंने कहा, अभी आपने देखा कि उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में देखा आपने नितिन नवीन का जो क्षेत्र है वहां कैसे अचानक से वो प्रत्याशी जिसको पहले टिकट घोषित था उसको बैठ गया। मध्य प्रदेश में वो जो बहुत प्रमुख प्रबल दावेदार थे, हिंदुत्व की झंडा बरदारी पैरोकारी किया करते थे, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। उन्होंने कहा कि जो हमने सर्वे कराया, खबरें निकल रही हैं अलग अलग, उसमें सर्वे भी ये कह रहा है कि संघ ने कराया था, बीजेपी ने कराया था, उसमें उनकी हालत बहुत बहुत खस्ता थी, बेहद खस्ता थी। तो ये चीजें तो इनकी जो इसके बाद ये बयानबाजी फिर राम मंदिर को लेके होना, जैसे नृपेंद्र मिश्रा जी शायद पहुंचने वाले होंगे, पहुंचे होंगे, उन्होंने कुछ डेडलाइंस उनकी दी है कि यहां तक ये काम करा लेंगे, ये कर लेंगे निर्माण संबंधी, लेकिन कहीं कनेक्टिविटी कर सकते हैं इन चीजों की कि ये क्या फिर वही ध्यान बांटना कुछ करना, क्योंकि यहाँ आप फेल हो रहे हैं क्या, ओ वहां इसको क्या राम मंदिर वाला ये जो दान डकैती है ये भी कहीं उपचुनाव में भय का कारण हो सकता है, या ये कारण बनेगा, कुछ ऐसा दिखता है आपको? नहीं, ये बिल्कुल बनेगा। अब आपके राज्य नृपेंद्र मिश्रा का टिकट कट्टा हमारे जैसे लोगों के लिए भी आश्चर्य है, तो बहुत बड़े प्रतापी नेता होते थे। नरोत्तम मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा, ये तो लगता है जब मैं कल देखा टिकट उनका नाम कट गया तो मुझे खुद ही आश्चर्य हुआ कि उनके बयान याद कीजिए जब वो मंत्री होते थे पिछले सरकार में, चुनाव हार गए इस बार, तब थोड़ा वो डाउन हुए, बावजूद इसके उनकी गतिविधियों में कोई रोक टोक नहीं लगी। लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा जैसे हिंदुत्व के बड़े लंबरदार नेता को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही है तो इसका यह अनायास नहीं है। अगर उनकी लोकप्रियता कम हुई, उनका कोई नरोत्तम मिश्रा गवर्नेंस के लिए थोड़ी जाने जाते रहे, कोई ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि थोड़ी रही है कि बहुत इतने शानदार नेता हैं कि लोगों के हितों के लिए और नीतियां बनाने के लिए बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं। ये चेहरा था कि एक उनका वेशभूषा उसी तरह से थी कि हिंदुत्व के बहुत बड़े पैरोकार हैं, हिंदुत्व के पक्ष में आक्रामकता के साथ बोलने वाले व्यक्ति हैं, हिंदुत्व को लेकर विपक्ष के ऊपर आक्रामकता के साथ हमला करने वाले व्यक्ति हैं। अगर उस व्यक्ति की लोकप्रियता खत्म हो गई या कम हो गई या चुनाव जीतने लायक नहीं रह गए तो यह किसके लिए संदेश है? यह संदेश तो बीजेपी के लिए है। और अगर यह संदेश है कि ऐसे लोगों की लोकप्रियता कम हो रही है तो क्या अयोध्या का मसला आगे नहीं बढ़ेगा? और विपक्ष के लोग इसको बढ़ाएंगे नहीं कि हिंदुत्व का नारा लगाने वाली बीजेपी जो लोगों की आस्था के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रही है। जिन लोगों ने दान दिया, दान का मतलब चंदा नहीं है, वो लोग अपना दान इसलिए देते हैं उस मंदिरों में कि मंदिरों का रख रखाव बेहतर तरीके से हो जाए, मंदिरों से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं वो बेहतर तरीके से संचालित हो जाए, मंदिरों की जो दिन प्रतिदिन की जरूरतें हैं वो बेहतर तरीके से पूरी हो जाए। वो इसलिए नहीं दिया जाता है, लोग दान नहीं देते हैं कि आप ऐशो आराम की जिंदगी बिताइए या उसका कोई हिसाब किताब आपके पास ना हो। जब कभी जानना चाहें कि हमने चांदी या सोने की चीजें दी थी उसका क्या हुआ, तो आप उसका जवाब न दे पाए। या मंदिरों पे चढ़ाया जा रहा चढ़ावा पूरी तरह से आस्था का विषय है, या आप कोई मानवीय मूल्यों के कारण, कोई संवैधानिक दायित्वों के कारण, कोई सामाजिक दायित्वों के कारण नहीं करते हैं। यह हमारी आस्था है, हम मंदिर में गए हैं, हमारे आराध्य देव का मंदिर है, वहां हमने दान कर दिया कि मंदिर का रखरखाव ठीक ठाक तरीके से होगा, जो आने वाले श्रद्धालु होंगे उनको सुविधा होगी। तो यह मुद्दा पूरी तरह से आस्था का है और इस विषय को कोई भी राजनीतिक दल, विपक्षी दल छोड़ेगा नहीं। लोगों के मन में भी तरह तरह के सवाल हैं। अगर अयोध्या का मसला इतना ही कमजोर होता तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देने की क्या जरूरत थी? फिर तो हिंदुत्व का आपका परचम फहरा ही रहा। बांकीपुर में आपने उम्मीदवार क्यों बदल दिया? अगर ये बात कही जा रही है कि जो पहले अभिषेक कुमार या उनका क्या नाम था जिनको टिकट नहीं, अभिषेक कुमार को जिनका टिकट बदला गया, उनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत कम थी, तो नितिन नवीन की योग्यता बहुत ज्यादा कहाँ थी? नए वाले को लेकर भी कंट्रोवर्सी है कि नए वाले की जो आयु को लेकर भी आया है, वो भी आया है कि वो 12 साल में 13 साल में ज्वाइन किया, ये भी है। तो ये केवल एक नैरेटिव बनाना है, कोई ना कोई बड़ा कारण है। उनको लग रहा है कि आप चुनाव को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये बड़े सवाल है। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि जो अयोध्या का घटनाक्रम है उसका असर चुनाव पे पड़ेगा। यह जरूर है कि इसके लिए राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक अभियान को तेज करना पड़ेगा, उनको अपनी बात को लोगों के बीच बहुत मजबूती के साथ ले जाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी, संघ और विहिप की विफलताओं को सामने लाना पड़ेगा। मैं आखिरी सवाल करूंगा कि दो चीजें बड़ा हो रहा है, जैसे वो टुन्नू यादव वाला मसला, वो भी खुश हो गया कि आपके 990 काल कितने काल वो हो गया,
लेकिन ये निकल रहा है। संजीव जी अगर टिन्नू यादव का अखिलेश यादव से बातचीत हुई होती ना, तो जो उनका कॉल रिकॉर्ड है उसका पोस्टर बना दी होती बीजेपी। बचा पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर, वो तो शायद ये फंसा दिया, ये नंबर पढ़िए और ये नंबर पढ़िए जी, फंसा दिया वो उनके जो अति जो एक उत्साही लाल हैं उन्होंने। मैं सर इसमें पूछूंगा, जैसे एक बड़ा आ रहा है आखिरी सवाल कि सकल हिंदू समाज वो कहीं उस तरीके से इस मुद्दे को लेकर आक्रामक नहीं है, उसका कोई बहुत अग्रेसिवनेस नहीं दिखी। एक चीज ये है, तो क्या आप इसमें पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हैं पूरे जो बाकी जगहों पर चुनाव होगा तो फिर कैसे असर करेगा? अगर ये कहीं मैनेज हो रहा हो गया हो, या लोग मानने लगे हो, या जो है कि वो जो नशा है हिंदुत्व का या सनातन का उसमें कहीं दब जाएगा, कैसे इसको? अंतिम मेरा जो सवाल होगा। नहीं, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि संघ में आस्था रखने वाले स्वयंसेवक इस घटना से अब अलग हो जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। लेकिन उनकी बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई है, वो तो जमाने से है, 100 सालों से उनके साथ है। एक जो ऐसा वर्ग है जो संघ का समर्थक भले न रहा हो, लेकिन राम के प्रति, राम के आंदोलन के प्रति, राम के मंदिर के प्रति उनकी आस्था है। वह वर्ग, उस वर्ग के अंदर ये पीड़ा है। ये आक्रामकता का आशय नहीं कि लोग सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है तो किस बात का द्योतक है? दान में कमी है, नहीं, दान के राशि में कम नहीं हुआ है, नहीं हुआ। यही तो आशय। इसीलिए तो घपला और साबित होता है कि आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, दान की राशि बढ़ गई, यानी कि जो दान वाकई आ रहा है उसकी गिनती की जा रही है। पहले संपूर्ण धनराशि की गिनती नहीं हो रही थी, बिल्कुल। इसलिए इसका वीकनेस बताया जा रहा है। अब सवाल है ना कि अगर टोटल ऐसी गले की हड्डी है कि जो अपना निगलना है ना उगलना है, और दोनों में ही कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में हो जाना है, पड़ना है। और यह इसके लिए ट्रस्ट जिम्मेदार है, संघ जिम्मेदार है, बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। सरकार को आप इस जिम्मेदारी से कैसे मुक्त कर सकते हैं? आप दोनों सरकारों के, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के प्रतिनिधि पदेन ट्रस्टी बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? जिलाधिकारी अयोध्या को पदेन ट्रस्टी क्यों बनाया गया? क्या सेरेमोनियल है वो? गृह सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पदेन ट्रस्टी क्यों बनाया गया? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आईएएस अफसर को ट्रस्टी क्यों बनाया गया? कि आप ट्रस्ट के कामकाज पर निगाह रखेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों को समय समय पर आप सूचित करेंगे अगर कोई गड़बड़ियां आपके संज्ञान में आती है, और अगर सरकारों के संज्ञान में गड़बड़ियां नहीं आई तब भी वो जिम्मेदार है। अगर उनके संज्ञान में आई और उन्होंने कार्रवाई नहीं की तब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे अधिकारी जो ट्रस्ट में रखे गए जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, तब भी सरकार जिम्मेदार है कि ऐसे लोगों को क्यों आपने रख दिया। तो ये दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं, ट्रस्ट के लोग भी जिम्मेदार हैं, और विश्व हिंदू परिषद और संघ जो दोनों संगठन के की निगाह है और पूरा का पूरा नियंत्रण है इस ट्रस्ट के ऊपर, उनकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। या तो आपको यह अतिरिक्त आत्मविश्वास था कि कुछ भी हो जाए, धर्म का मामला है, दाएं बाएं कुछ भी आरोप लगते रहे, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है, लोग हमारे प्रति उनकी आस्था बनी रहेगी, आपको यह अतिरिक्त आत्मविश्वास था। और नहीं तो ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं, इसके लिए ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों को आप मुक्त नहीं कर सकते हैं। और यह सवाल लोगों के मन में है। बिल्कुल 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 फंस गया मामला, वो अब नहीं इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। और ये इसके रेपरकेशन जब होंगे, वो जब वोट डलते हैं तब देखिएगा, बहुत रोचक होगा, मजा आएगा। शुक्रिया सर, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे सुनील शुक्ल जी को उत्तर प्रदेश से, और बाकी पूरा मसला जो कहा नृपेंद्र मिश्र, कलंक कैसे धुलेगा, बड़ा सवाल यही बना हुआ है। और इसको लेकर जो स्थितियां पैदा हो गई विस्फोटक हैं। आप कितना ही धोने की कोशिश करिए, लेकिन आसान नहीं है। चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी राय दीजिएगा और प्रकट कीजिएगा टिप्पणी अपनी। और खबर अच्छी लगी हो, हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल लाइक देखते रहिए और पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।